जेई में जय हो। बहुत दिनों बाद एडवांस पीवाई की सीरीज लेके मैं वापस आपके सामने आ चुका हूं। बीच में क्या हुआ था यार, बीच में मेंस आ गया था तो मेंस में बिजी हो गए थे, फिर बोर्ड्स आ गया था, बोर्ड्स में बिजी हो गए। अभी क्या, अभी मेंस खत्म, बोर्ड्स खत्म, अभी हम लोग वापस से अपनी एडवांस पीवाई क्यू सीरीज पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि एडवांस निकालना है तो पीवाई क्यू तो लगाना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यू लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा किस लेवल के सवाल आते हैं। चलिए, सामने आपके एक एनएलएम का क्वेश्चन है, ध्यान से एनएलएम का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा। अब ब्लॉक ऑफ मास m1 1 kg दिख रहा है, ऊपर m1 है, ठीक है। अनदर मास m2 2 kg, नीचे 2 kg है, आर प्लेस्ड टुगेदर, साथ में रखे हुए ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा दिया हुआ है भाई। वेरियस वैल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन इन लिस्ट वन, लिस्ट वन में थीटा की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m1 एंड द प्लेन इज ऑलवेज जीरो, यानी ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो जीरो दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m2 एंड द प्लेन आर इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0.3, यानी ये जो सरफेस है ये वाली, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, इसने स्टैटिक और काइनेटिक दोनों का वैल्यू सेम दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात। In list second expressions for the friction of the block m2 are given, okay। ये जो लिस्ट है सेकंड वाली, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक m2, m2 में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो वैल्यूज दी है लिस्ट 2 में, ठीक है। मैच द ऑप्शंस, ठीक है, क्या बोला है इसने, मैच द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिक्शन इन द लिस्ट 2 विद द एंगल्स गिवन द लिस्ट 1 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया हुआ है, आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई है। 10 5.5 डिग्री का वैल्यू 0.1, 10 11.5 डिग्री का वैल्यू 0.2, 10 16.5 डिग्री का वैल्यू 0.3, कुछ वैल्यूज दी हुई है आपको। और ये ध्यान रखिएगा, ये एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का, ठीक है। तो यार क्या चीज याद रखनी है मेरे को यहाँ पे, मुझे सबसे पहले ये देखना है m1 और इस ब्लॉक के नीचे तो बेसिकली फ्रिक्शन है ही नहीं, और m2 और इंक्लाइन के बीच नीचे फ्रिक्शन है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको 0.3। m1 का मास कितना है 1 kg और m2 का मास कितना है 2 kg। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए m1 का जो मास है भाई साहब वो कितना है, वो है आपका 1 kg, और m2 का जो मास है वो कितना है आपका 2 kg। m1 का 1 kg दिया हुआ है, m2 का 2 kg दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखो यार क्या सीन है, देखो क्या सीन है, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। दोनों ब्लॉक, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स करवाई है और एक एससीवी का सवाल करवाया था मैंने एग्जैक्टली क्लास में, ऐसा का ऐसा। वहां पे दोनों ब्लॉक्स और इंक्लाइन के बीच में फ्रिक्शन होता था, बट यहाँ पे सिर्फ आगे वाले की आगे वाले और इंक्लाइन के बीच में फ्रिक्शन है, पीछे वाला जो सरफेस है वो तो फ्रिक्शन लेस है ना। तो पक्की बात है, या तो दोनों रुके रहेंगे या दोनों साथ में एक कॉमन सेम एक्सेलरेशन से आगे आएंगे, ये पक्की बात है। अगर आगे वाले का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होता था, पीछे वाले का ज्यादा होता था, दोनों का सेपरेट अलग अलग एक्सेलरेशन होता था, पढ़ा था अपन ने ये, है ना। बट पीछे वाले का तो फ्रिक्शन ही जीरो है, आगे वाले का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ है, तो वो धीरे भागेगा, पीछे वाला तेज भागना चाहेगा, तो पीछे वाला आगे वाले को धक्का देते हुए लाएगा ना भाई। अरे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर ऐसा है तो बेसिकली या तो थीटा इतना इनफ नहीं होगा कि ये दोनों के दोनों नीचे स्लिप होते हुए आए, और अगर होगा भी तो स्लिप होते हुए अगर आ भी रहे होंगे तो बेसिकली क्या होने वाला है, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होने वाला है, ये पक्की बात है। तो पहले क्या करें, पहले एफबीडी बना लें, पहले एफबीडी बना लें। तो पहले अगर हम लोग एफबीडी बना लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए हमेशा प्लस बनाने के लिए बोलता हूं मैं, इधर हो गया m1 जी, पक्की बात है, इधर हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा m1 जी कॉस थीटा, और इसका नीचे की तरफ इधर की तरफ यहां पर ये हो जाएगा m1 जी साइन थीटा, ठीक है। ये इस पे लग रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यहां पर ये हो जाएगा m2 जी,
ये एंगल भी जो होने वाला है ये थीटा होने वाला है, ये हो जाएगा m2g कॉस थीटा, ये हो जाएगा m2g साइन थीटा m1g, और ये m2g साइन थीटा। यहां पे ये होने वाला है नॉर्मल, बोल दिया मैंने इसे। अरे बाबा यहां पे भी नॉर्मल लग रहा होगा, बट इस सरफेस पे फ्रिक्शन है नहीं तो मेरा यूज आएगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला मैं थीटा धीरे 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 बढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं मैंने थीटा धीरे 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 बढ़ा रहा हूं। अगर थीटा धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो इस ब्लॉक की नीचे फिसलने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, होती जाएगी, पर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ थीटा तक ये ब्लॉक नीचे नहीं फिसलेगा। मैंने बोला थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू, मैंने क्या बोला? थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू, जिस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जस्ट नीचे फिसलने ही वाला होगा, वो वैल्यू कितनी होगी? और वो कंडीशन कब आएगी? जब m2 और इस वाले इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। उस कंडीशन तक तो ये बेचारा रुका रहेगा, जैसे ही थीटा और बढ़ाया फिसलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं बात करूं, क्या करूं मैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, समझिए ध्यान से, यहां पर क्या होने वाला है। देखिए ये ब्लॉक नीचे फिसलना चाहेगा तो इस वाले ब्लॉक पे ऐसे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा Fs, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा Fs। ठीक है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बना हुआ है, तो यानी ये इस पे ऐसे N1 लगाएगा और ये इस पे ऐसे N1 लगाएगा। पक्की बात है? पक्की बात है। जब तक ये रुका हुआ है, ऊपर वाला ब्लॉक रुका हुआ है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे N1 किधर है? ऊपर की तरफ। अलग अलग सॉल्व कर लेता हूं मैं। और mg sin थीटा किधर है? नीचे की तरफ। जब तक ऊपर वाला ब्लॉक रुका हुआ है तो N1 किसके बराबर होने वाला है? m1g sin थीटा। N1 किसके लिए बराबर होने वाला है? N1 होने वाला है, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अपर ब्लॉक के लिए। तो जो N1 है वो होगा m1g sin थीटा। आगे बात समझ में? लोअर ब्लॉक के लिए मैं अगर बात करूं, मैं लोअर ब्लॉक के लिए मैं बात करूं तो लोअर ब्लॉक रुका हुआ है, 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 रुका हुआ है भाई। ठीक है, सबसे पहले लोअर ब्लॉक के लिए m2g cos थीटा इधर है और n ऊपर है, तो इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो यहां पे जो n होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा m2g cos थीटा। ये भी लिख के मैंने रख लिया। ठीक है, अब अगर मैं लोअर ब्लॉक के लिए बात कर लूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं? लोअर ब्लॉक के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं लोअर ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लोअर ब्लॉक रेस्ट में है, अभी थीटा बहुत कम है, लोअर ब्लॉक रेस्ट में है, बट नीचे आने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? लोअर ब्लॉक पे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऊपर। तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स m2g sin थीटा, डाउनवर्ड फोर्स n1, अपवर्ड फोर्स Fs। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया n1 प्लस m2g sin थीटा, n1 नीचे, m2g sin थीटा नीचे और Fs ऊपर। ठीक है, थीटा बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। मैंने बोला एक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जहां तक वो रेस्ट में रहे, Fs का वैल्यू कहां पहुंच गया? Fs का वैल्यू पहुंच गया Fs मैक्स तक। तो इस कंडीशन में N1 का वैल्यू कितना है बाबा? N1 का वैल्यू है m1g sin थीटा, ये हो गया m2g sin थीटा इज इक्वल टू Fs मैक्स। Fs मैक्स जो हो जाएगा, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू मैंने मान लिया, नॉर्मल डायरेक्शन कितना है? n, और n का वैल्यू कितना है? m2g cos थीटा। तो यहां से जो Fs मैक्स आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू n, यानी म्यू m2g cos थीटा। कितना हो जाएगा? म्यू m2g cos थीटा। तो यहां से मैंने लिख दिया म्यू m2g cos थीटा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया? m1 का वैल्यू कितना बताया आपको? m1 का वैल्यू कितना है भाई?
m1 का वैल्यू है 1 kg और m2 का वैल्यू है 2 kg। तो यहां से m1 का वैल्यू मैंने रख दिया, सबसे पहले मैं g को उड़ा दूं, तो m1 का वैल्यू मैंने रख दिया 1 इंटू साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0.3। ठीक है भाई, म्यू का वैल्यू 0.3 है, m2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हो गया 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0.3 इंटू 2 कॉस थीटा। पक्की बात है। तो यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। ये 0.3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी 0.1, ये होगा 0.2, ये आ गया 0.2, यानी tan थीटा कितना है 0.2, यानी इतने थीटा तक दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहेंगे। हल्का सा ऊपर किया, नीचे आना स्टार्ट कर देंगे, तो ये उस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है जितने तक वो दोनों रेस्ट में रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आपको पता है कि tan थीटा 0.2 कब होता है? ये लिखा हुआ tan थीटा 0.2 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना हो 11.5 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो यहां पे जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 11.5 डिग्री। तो मुझे क्या समझ में आया, अगर थीटा का वैल्यू 11.5 डिग्री है वहां तक तो दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहेंगे। थीटा का वैल्यू 11.5 डिग्री से ज्यादा हुआ है तो नीचे आना स्टार्ट कर देंगे, और 11.5 डिग्री से कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेस्ट में रहने ही रहने। बट थीटा इज इक्वल टू 11.5 डिग्री पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम को मिल जाएगा, मैक्सिमम प्राप्त कर लेगा, मैक्सिमम गेट कर लेगा। बट थीटा का वैल्यू 11.5 डिग्री से कम है तो इस ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं मिल रहा होगा, वो उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा। वो समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं, थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री। थीटा अगर 5 डिग्री है, ध्यान दीजिए, थीटा अगर 5 डिग्री है तो क्या यहां पे जो fx है ये fs मैक्स पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा ना, नहीं पहुंच पाएगा। यानी अगर थीटा मेरे पास 5 डिग्री है तो fs जो होगा वो fs मैक्स नहीं होगा, तो सिर्फ फ्रिक्शन उतना होगा, ये रेस्ट में रहेगा, फ्रिक्शन उतना ही होगा कि इसको रेस्ट में रख सके। इस ब्लॉक को नीचे कौन लेके आ रहा है? इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रहा है ये वाला n1 और ये वाला m2g साइन थीटा। तो इस कंडीशन में अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर होगा? n1 प्लस m2g साइन थीटा नीचे लेके आएंगे, उसके बराबर ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए ताकि ये रेस्ट में रहे। तो इस कंडीशन में सुनिएगा, जो आपका fs होगा, fs होगा वो कितना होगा n1 प्लस m2g साइन थीटा। इस कंडीशन में समझ में आया? n1 प्लस m2g साइन थीटा, और n1 का वैल्यू मुझे पता है कितना है, n1 का वैल्यू था m1g साइन थीटा। तो इस कंडीशन में जो fs आएगा वो आ जाएगा m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा। पक्की बात है? पक्की बात है। अगला देखें, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। 10 डिग्री के लिए भी तो यही होना है, 11.5 डिग्री से कम है ना भाई। अगर 11.5 डिग्री से कम कितना भी हो, फ्रिक्शन का वैल्यू m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा होने वाला है। यानी ये रहा, इसका आंसर है ये, और 10 डिग्री है तो भी आंसर होने वाला है ये। पक्की बात है? चाहे 5 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 7 डिग्री हो, चाहे 9 डिग्री हो, चाहे 11 डिग्री हो, हमेशा 11.5 डिग्री से कम होने पर फ्रिक्शन का वैल्यू m1 प्लस m2g साइन थीटा होने वाला है। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज समझ में आ गई क्या? ठीक है। अगला बोल रहा है कि अगर थीटा 15 डिग्री है, क्या कह रहा है अगला? अगला कह रहा है अगर थीटा 15 डिग्री है, 15 डिग्री है तो वो भागता हुआ नीचे आएगा। अरे 15 डिग्री है तो भागता हुआ क्यों? 11.5 तक ही तो रोक सकता था वो, 11.5 डिग्री से अगर एंगल ज्यादा हो गया तो भागता हुआ नीचे आएगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन
स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट एक ही दे रखा है यहाँ पे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक ही दे रखा है यहाँ पे। तो जब अगर थीटा 15 डिग्री है तो दोनों ब्लॉक भागते हुए नीचे आने वाले सेम एक्सेलरेशन से, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफएस मैक्स, यानी वो हो जाएगा ये रहा म्यू m2g cos थीटा। यानी अगर थीटा 15 डिग्री है, थीटा अगर 15 डिग्री है, थीटा अगर 15 डिग्री है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा एफएस मैक्स म्यू m2g cos थीटा। और अगर थीटा 20 डिग्री है भाई तो भी यही होने वाला है, कितना भी हो 11.5 डिग्री से अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू m2g cos थीटा होने वाला है, यानी P का 2 Q का 2। तो देखो P का 2, ध्यान समझिए, P का 2 Q का 2, R का 3 S का 3, R का 3 S का 3, तो दिस इज द आंसर। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। एक और इंक्लाइन प्लेन ऑफ फ्रिक्शन का एक सवाल और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल, एक और सवाल है इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन का। क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं भाई, सवाल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ये जो थीटा है ये 45 डिग्री है भाई, विद द हॉरिजॉन्टल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज म्यू, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो क्या है, म्यू। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन प्लेन, जस्ट पुश इट अप, यानी जस्ट इसे ऊपर पुश करना है, इस 3 times the force required to just prevent it from sliding down। यानी जस्ट ऊपर पुश करने वाला फोर्स इसको स्लाइड होने से रोकने वाले फोर्स का 3 गुना है ना, समझ में आया क्या। तो आपको बोला है n का वैल्यू निकालना है, n कोई कांस्टेंट है या कोई रिक्वायर्ड टर्म है, उसका वैल्यू कितना है 10 म्यू। तो बेसिकली मुझे म्यू निकालना है बॉस, मुझे क्या निकालना है, बेसिकली मुझे यहां पर म्यू निकालना है। तो यार एक बात समझ लेते हैं, एक बात हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश अप द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में जस्ट ऊपर पुश करने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे एफबीडी बना लेते हैं, है ना, हमेशा एफबीडी बनाते हैं अपन। ये हो गया हमारा mg, है ना भाई, ये एंगल हमें पता है 45 डिग्री, ये हो जाएगा mg cos 45, ये हो जाएगा mg sin 45, ये हो जाएगा n, ठीक है। मुझे पुश करना है ऊपर, मुझे पुश करना है ऊपर, तो ऊपर पुश करने के लिए मैंने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, जिसको मैंने बोला F पुश। अगर F पुश ऊपर लगाऊंगा तो नीचे यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, पक्की बात है, ठीक है। और अगर जस्ट ऊपर मूव होना स्टार्ट हुआ तो ये एफएस मैक्स हो जाएगा, ये एफएस मैक्स हो जाएगा। और हम लोग को पता है उस टाइम एफएस मैक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू इनटू एन, और जो n है वो हो जाएगा mg cos 45, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos 45। जस्ट ऊपर पुश करना है यानी विदाउट एक्सेलरेशन, जस्ट पुश करना है यानी विदाउट एक्सेलरेशन। अगर जस्ट ऊपर पुश कर रहा हूं इसे मैं, तो ये हो गया fp इज इक्वल टू mg sin 45 भी नीचे और fs भी नीचे, या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ऐसे fp माइनस mg sin 45 माइनस fs मैक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा 0, क्योंकि जस्ट ऊपर पुश किया है मैंने। तो यहां से जो fp आ जाएगा वो आ जाएगा mg sin 45 प्लस fs, यानी म्यू mg cos 45, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया मैंने, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो f पुश हो गया।
क्या बोल रहा है ये, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। अगर सपोज स्लाइड कर रहा है, सपोज स्लाइड कर रहा है, तो ध्यान दो नीचे की तरफ फोर्स कितना है, mg sin 45। स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ। समझना इस चीज को, अगर स्लाइड कर रहा है तो mg sin 45 तो नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, mg sin 45 माइनस fs। mg sin 45 नीचे और fs ऊपर, तो यानी f डाउन, f डाउन, f डाउन वो हो जाएगा mg sin 45 माइनस fs, यानी f डाउन हो जाएगा mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। यानी नीचे की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45। अगर मैं इतना फोर्स ही ऊपर की तरफ लगा दूं तो स्लाइड होने से रुक जाएगा, यानी जो f डाउन है यही तो इसे स्लाइडिंग होने से रोकने वाला फोर्स है। क्योंकि जब बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे, तो नीचे की तरफ फोर्स, नेट फोर्स कितना है, mg sin 45 तो नीचे है और फ्रिक्शन ऊपर, यानी म्यू mg cos 45 ऊपर है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना बचा, mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45। अगर इतना फोर्स मैं अपवर्ड्स लगा दूं, नीचे की तरफ नेट फोर्स जितना है उतना ही फोर्स मैं अपवर्ड लगा दूं, तो स्लाइड होने से वो रुक जाएगा। आगे बात समझ में, तो f डाउन हो गया mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45। क्या समझ में आई क्या ये बात, बहुत अच्छी बात। सवाल ने क्या बोल रहा है, सवाल ने क्या बोल रहा है, एफ पी, सवाल बोला एफ पी, ऊपर पुश करने वाला फोर्स 3 टाइम्स ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रिवेंट द स्लाइडिंग, यानी 3 टाइम्स ऑफ एफ डी, यही बोला सवाल ने। एफ पी यानी ये हो जाएगा एम जी साइन 45 प्लस म्यू एम जी cos 45 is equal to 3 times of, is equal to 3 times of एफ डी, यानी mg sin 45, mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45, माइनस ऑफ म्यू mg cos 45। सबसे पहले mg कॉमन लेके mg उड़ गया, sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2 1/√2, सारा उड़ा दो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, ठीक है। यहां बचा 1 प्लस म्यू, यहां बचा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू, यहां बचा 3, यहां बचा 1 माइनस म्यू, तो यहां हो गया 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 3 म्यू। पक्की बात है भाई, 3 म्यू और इधर आके हो गया ये 4 म्यू, 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 2, यानी जो म्यू का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2/4, 2/4 1/2 यानी 0.5। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था tan म्यू, हमें चाहिए था, इसको मैंने बोल दिया n डैश, तो n डैश जो हो जाएगा मुझे चाहिए था tan म्यू, यानी tan इंटू 0.5 यानी ये हो जाएगा आपका 5। तो 2 अच्छे एडवांस लेवल के सवाल किए। पहला सवाल एडवांस 2014 का था, दूसरा सवाल आईआईटी 2011 का था, एनएलएम के क्वेश्चंस थे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी की एडवांस प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज, नेक्स्ट पीवाईक्यू एपिसोड में। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।